नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब बात तेहरान की। तेहरान से तेल अवीव तक एक नए युद्ध का माहौल तैयार हो चुका है। ईरान और इजरायल के बीच फरवरी के आखिरी दिनों में सबसे बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। इस बात की वो पूरी गारंटी दे रहे हैं। वहीं ईरान ने अब रूस और चीन से बात करनी शुरू कर दी है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5। ईरान हर एंगल से दिखा रहा है अपनी एयर डिफेंस वाली खतरनाक मिसाइल बावर 373। रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद तब खुद तैयार किया जब रूस ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रुक गई। बावर 373 का टारगेट मिसाइल भी है, फाइटर जेट भी है, ड्रोन भी है और ईरान का हर वो दुश्मन है जो उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर चुका है, चाहे फिर उसमें स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल। ये ईरान का जुल्फिकार युद्ध अभ्यास है जिसमें जंग की रिहर्सल कर ली गई है। ईरान बताना चाहता है कि उस पर अटैक करने वाली कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होगी। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत खतरे वाले हो सकते हैं? क्यों ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका की नजर टेढ़ी हो गई है? इजराइल, अमेरिका और यूरोप, यहां की मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान पर अटैक की तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और खामनेई के कमांडर अब किसी भी अटैक को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। The greatest threat against Israel is of course the Iran and its nuclear ambitions and the Iran axis that we've smashed, but we have to take care of this larger threat. इजराइल से बार-बार आ रही धमकियां ईरान को परेशान कर रही हैं। यही वजह है कि 2025 के पहले 2 महीनों में ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनवरी में इक्तिदार और फरवरी में जुल्फिकार। ये दोनों युद्ध अभ्यास इस वक्त ईरान की फायर पावर का सबसे बड़ा शो बन चुके हैं। पहले जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास और अब फरवरी में भी ईरान की बंदूक से धुआं निकल रहा है। जनवरी और फरवरी में ईरान की डिफेंस वाली तैयारी बहुत आक्रामक नजर आ रही है। ईरान में रूस के विदेश मंत्री का आना भी बड़ा सिग्नल दे रहा है। यह सिग्नल इमरजेंसी का है। तनाव तेहरान से मॉस्को तक महसूस किया जा रहा है और रूस को भी पता है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के बाद अमेरिका का ध्यान अब एक नए वॉर जोन पर हो सकता है। रूस के विदेश मंत्री से मिलकर ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो रूस और चीन के संपर्क में है। ما در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی دوستان خودمون در روسیه و چین حرکت خواهیم کرد و مواضع रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से मुलाकात कर रहे थे तब रेगिस्तान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव रहे। ईरान बताना चाहता है कि रूस के साथ मिलकर वो किसी भी हालात के लिए खुद को तैयार कर चुका है और उसकी रेंज में इजराइल और अमेरिका का हर अड्डा है। रूस के विदेश मंत्री का ईरान के राष्ट्रपति से मिलना ये बता रहा है कि ईरान में पैनिक लेवल हद पार कर रहा है। इस वक्त ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। The greatest threat that Iran poses is that this decrepit regime would achieve nuclear weapons. And we are committed, as President Trump has said many times, and as Secretary Rubio said today, we are committed that Iran never gets nuclear weapons. That is important not only for the security of Israel and the security of America, but I think for the security of the world. ईरान में इजराइल के हमले को लेकर ऐसा खौफ छाया हुआ है जिससे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर
बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ईरान के चप्पे चप्पे पर इजरायली अटैक के साइलेंट सायरन बज रहे हैं। خصوص مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هست. ईरान के मिसाइल दिन में भी फायर की जा रही है और रात में भी उन्हें टेस्ट कर लिया गया है। 200 किलोमीटर रेंज वाली बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाकर ईरान ने बता दिया है कि वो लंबी दूरी तक दुश्मन का पीछा करेगा और उसे मार गिराएगा, फिर चाहे वो कोई स्टेल्थ विमान ही क्यों ना हो। ईरान बार बार अपनी एयर डिफेंस वाली ताकत दिखा रहा है। फरवरी से पहले जनवरी में ईरान ने कैसे हर मिसाइल को आजमाया है वो देखकर इजराइल चौंक जाएगा। फरवरी में किसी भी हमले के लिए ईरान ने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया है ताकि वो अमेरिका और इजराइल के गुस्से का सामना कर सके। युद्ध अभ्यास नंबर 1, युद्ध अभ्यास नंबर 2, युद्ध अभ्यास नंबर 3, युद्ध अभ्यास नंबर 4। आग बहुत ज्यादा है, अंगारे ऐसे हैं जो एक नहीं, दो नहीं, कई वॉर जोन बनकर बहुत से देशों को जला सकते हैं। ईरान ने जनवरी के महीने में 4 युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत दिखाई। सवाल है कि क्या फरवरी के आखिरी दिनों में या फिर अगले 24 घंटों के अंदर ईरान पर हमला होने वाला है? क्या फरवरी 2025 में शुरू होने वाला है इजराइल और ईरान का सबसे बड़ा युद्ध? ईरान ने जनवरी 2025 में ही इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान क्यों इतना आक्रामक है? गाजा में सीज फायर और सीरिया में जुलानी के कब्जे ने पश्चिम एशिया के अंदर एक महीने में ऐसा क्या बदल दिया है कि ईरान को लग रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। ईरान के आसपास अरब सागर में इस वक्त अमेरिका के समुद्री बेड़े एक्टिव हैं। रात भर उड़ान भरी जा रही है। फाइटर जेट, टोही विमान, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर रहे हैं। आखिर अमेरिका को ईरान से कौन सा इशारा मिला है जिसके बाद अमेरिका की नौसेना और उसके फाइटर जेट इतने एक्टिव हो गए? ईरान ने युद्ध अभ्यास में अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी आजमा लिए हैं। ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फैसला ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं? ईरान बार बार कह रहा है कि इजराइल पर उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जरूर होगा और बहुत घातक होगा और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर हमला क्यों किया। इसलिए पूरे पश्चिम एशिया के लिए सिर्फ फरवरी 2025 का ही महीना नहीं बल्कि अगले 24 घंटे भी बहुत ज्यादा अहम है। राष्ट्रपति पुतिन ने भले ही यूक्रेन युद्ध में अभी तक जीत का ऐलान ना किया हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से रूस का गुणगान कर रहे हैं वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब हालात ये हैं कि एक तरफ पुतिन की रूसी सेना यूक्रेन को रौंद रही है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को बुरी तरह से लूटने में जुटा हुआ है।
ट्रंप ने लूटे 5 लाख करोड़, पुतिन ट्रंप का पर्दाफाश। 3 साल से ज्यादा की रूस यूक्रेन जंग में हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ना तो यूक्रेन को पुतिन से बचा पा रहे हैं और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को बचा पा रहे हैं। पिछले 48 घंटों में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ हो चुका है कि अमेरिका यूक्रेन की तबाही पर अब आंखें मूंद चुका है। ट्रंप ने एक तरह से पुतिन की जीत पर मोहर लगा दी है और ट्रंप इस वक्त सिर्फ एक मिशन पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में लगा अमेरिका का 5 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन से कैसे वसूले जाएं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ रूसी सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप ने यूक्रेन को बर्बाद करने की पूरी डील फाइनल कर ली है। 50% खनिज, 50% यूक्रेन पर कब्जा। वॉशिंगटन भागे जेलेंस्की। यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति जेलेंस्की को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। जर्मनी के म्यूनिक और फ्रांस के पेरिस में नेटो और यूरोपीय देशों की तमाम मीटिंग में पुतिन से ज्यादा ट्रंप के डबल गेम पर चर्चा होती रही। नेटो और यूरोपीय देश हैरान है कि आखिर ट्रंप आंख मूंदकर पुतिन का साथ क्यों दे रहे हैं, जबकि अमेरिका दशकों से यूरोप और नेटो देशों का कट्टर समर्थक और सहयोगी रहा है। यूक्रेन पर होती पुतिन की जीत ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 28 फरवरी को राष्ट्रपति जेलेंस्की वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे, तो ऐसे वक्त में जेलेंस्की ट्रंप के साथ क्या डील कर सकते हैं, जरा देखिए। एक तरफ रूसी सेना के यूक्रेन पर भीषण हमले, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की बोली बोलते अमेरिका ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो देशों के होश उड़ा दिए। अब ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दो तरफा दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं और अब मजबूरी में ट्रंप के सामने एक तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की 28 फरवरी दिन शुक्रवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति के आगे आखिरकार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की घुटने टेक सकते हैं। खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका के साथ खनिज सौदे यानी दुर्लभ खनिजों से जुड़े सौदे पर सहमति जता दी है। इस सौदे की कीमत $500 बिलियन बताई जा रही है, जिसे रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की वार्ता से पहले यूक्रेन द्वारा अमेरिका को अपने पक्ष में लाने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह बताया था। अमेरिका के द्वारा लगातार यूक्रेन पर खनिज समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे मानने से जेलेंस्की इनकार कर रहे थे। हालांकि अब इस दबाव के आगे यूक्रेन के राष्ट्रपति झुक गए हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को जेलेंस्की व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले हैं। I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to, and he would like to sign it together with me, and I understand that's a big deal, very big deal. And I think the American people, even if you look at polling, they're very happy because, you know, Biden was throwing money around like it's cotton candy, and it's a very big deal. Look, it could be $1 trillion. इधर दूसरी तरफ नेटो सेनाएं रूस के मुकाबले के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। दावों के मुताबिक जब से यूरोप और नेटो देशों को एहसास हुआ है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर अब रूस के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएंगे, उसके बाद से यूरोपीय देशों ने अपने दम पर नया मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका के बिना ये नेटो और यूरोपीय देश रूस के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं, जरा इसे भी समझ लीजिए। अमेरिका ने मंगलवार यानी 25 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी प्रस्ताव के खिलाफ रूस के समर्थन में वोटिंग की है, जिसने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के होश फाख्ता कर दिए हैं।
यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध को 3 साल पूरे होने पर यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में रूसी हमले की निंदा करने और यूक्रेन से तत्काल रूसी सेना को वापस बुलाने की मांग की गई थी। अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट रूस के समर्थन में और यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दिया। प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश अमेरिका के स्टैंड से भौचक्के रह गए हैं। अमेरिका ने भी यूएन में 3 पैराग्राफ का प्रस्ताव पेश किया। इसमें ना तो रूसी हमले का जिक्र था और ना ही किसी तरह की निंदा की गई। अमेरिका के इस कदम से यूरोपीय देशों को तगड़ा झटका लगा है। यहां तक कि रूस की तरफ से प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से ट्रंप की उस टिप्पणी का भी खंडन कर दिया है जिसमें यूक्रेन में यूरोपियन संघ की सेना तैनात करने की बात कही गई थी। यानी पुतिन का रूस जंग के मैदान से लेकर जंग की डील दोनों ही मोर्चों पर भारी पड़ रहा है, जिसे नेटो देश बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इन्हीं हालात को देखकर ज़ेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि रूस हर हाल में नेटो देशों पर हमला करने जा रहा है, जिसके लिए रूस ने उत्तर कोरिया के साथ मिलकर 1.5 लाख सैनिकों की स्पेशल फोर्स तैयार कर ली है। जरा देखिए ज़ेलेंस्की क्या-क्या दावे कर रहे हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्य पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला है कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक शामिल होंगे। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से 2 गुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, to my mind, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. रूस ने रात में लगभग 200 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले किए हैं। मुख्य रूप से कीव इलाके और पूर्व में पावर सेंटर को निशाना बनाया है। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप भी यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर कब्जा कर लेंगे तो यूक्रेन के पास बचेगा क्या? क्योंकि पुतिन तो किसी भी कीमत पर यूक्रेन के कब्जा इलाके नहीं छोड़ने वाले हैं।